Do you want to know? देखा था लास्ट टाइम कि भाई चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फिजिक्स के अंदर डिफाइन की गई है। कैसे डिफाइन की गई है भाई? पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। इसको हमने क्या देखा था? माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या तो फिर पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, ये हमने देखा था। भाई देखिए, ये हमेशा ट्रू है, ये जो चीज है ना ये हमेशा ट्रू है। ये कब ट्रू होगा? जब स्पीड कांस्टेंट है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो मतलब काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड अगर कांस्टेंट है तो ये चीज भी, यानी कि ये फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं। भाई अगर आपके क्वेश्चन में कुछ स्पीड चेंज या काइनेटिक एनर्जी चेंज की कुछ बात की गई होगी तो उस समय हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन ये 100% राइट होगा। इतना हमने लास्ट टाइम देखा था। अब भाई आज हमें क्या देखना है? भाई आज हम जो करने जा रहे हैं बेटा वो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, आपके बोर्ड एग्जाम का ही है। हम कॉन्सेप्ट पूरा बोर्ड एग्जाम का देखेंगे, न्यूमेरिकल्स एक दो उस पर सॉल्व करेंगे, और एक क्वेश्चन जो है वो मैं आपको जेडब्ल्यू या तो नीट का कराऊंगा इन द एंड। अब बच्चा लोग आप में से देखो बहुत सारे बच्चे होंगे जो जेडब्ल्यू नीट देने वाले हैं शौक से, तो ऑब्वियसली उनके लिए जरूरी है। अब कुछ बच्चे होंगे आप में से जो जेडब्ल्यू नीट नहीं देने वाले, कोई बात नहीं, आप कॉन्सेप्ट समझो, जो बोर्ड एग्जाम का है उसको अच्छे से समझो, उसको अच्छे से प्रिपेयर करो। नीट का आप देख लो, समझ लो, भले उस पर फोकस मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए जेडब्ल्यू या नीट के लिए आप में से किसी के ऊपर प्रेशर नहीं है, बोर्ड के लिए सबके ऊपर प्रेशर रहेगा। बाकी जेडब्ल्यू नीट आप पे डिपेंड है, आपको जैसा सही लगे। ओके भाई, तो आज हम जो देखने वाले हैं दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई आपके सिलेबस के अंदर चाहे बोर्ड एग्जाम हो, चाहे जेडब्ल्यू हो, चाहे नीट हो, आपके बोर्ड एग्जाम में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड ही है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड का कोई भी क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, बोर्ड एग्जाम में भी नहीं और आपके टेक्स्ट बुक में भी नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो भाई हम क्या ले लेते हैं? ये ले लिया हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड। इसमें एक डाइपोल ले लेते हैं हम लोग, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। तो भाई हमको पता है कि इसकी डाइपोल मोमेंट जो है वो इधर पे हो जाएगी, डाइपोल मोमेंट P। और भाई इस डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिकल फील्ड के बीच का एंगल हम ले लेते हैं थीटा। ओके, अब भाई हमने चैप्टर नंबर 1 में भी कुछ डाइपोल देखा था। सो उस समय हमने क्या देखा था कि नेट फोर्स इज ऑलवेज जीरो इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड, ऑलवेज। और हमने देखा था कि जो नेट टॉर्क है टाउ नेट, वो जीरो होता था, जीरो नहीं भी होता था, कैन बी जीरो, सॉरी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में जीरो नहीं होता था। यानी कि उसकी फॉर्मूला हम लोगों ने देखी थी PE sin थीटा, जिसे हम P क्रॉस E भी लिख सकते हैं। भाई याद रखना बच्चा लोग, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इतनी कहानी हम ऑलरेडी चैप्टर 1 में देख चुके हैं। अब हमें क्या करना है? पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है इस डाइपोल, ये जो कॉन्फ़िगरेशन दिख रही है इसके लिए। अब जैसे कि हमको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिंगल कॉन्फ़िगरेशन, फॉर अ सिंगल चार्ज, पता ही नहीं क्या है, निकाली नहीं जा सकती है। लेकिन क्या निकाला जा सकता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो भाई हम क्या करते हैं, हम है ना इस डाइपोल को थोड़ा रोटेट कर देते हैं। भाई देखो आपका टॉर्क किधर लगने वाला है? अगर मैं इसकी बात करूं सो यहाँ पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में,
प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज के ऊपर फोर्स और इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन सेम होती है। ये हम पहले भी देख चुके, याद रखना डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज सेम। और फोर्स कितना लगेगा, क्यू भी, यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा माइनस क्यू, सॉरी प्लस क्यू, बट इन दिस डायरेक्शन, माइनस चार्ज पे ऑपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो भाई नेट फोर्स तो जीरो है, साफ साफ दिख रहा है। होगा क्या, इसके कारण जो टॉर्क है वो ऐसे लगने वाला है। टॉर्क कैसे लगेगा, इस ये डायरेक्शन में है ना। हम क्या कर रहे हैं, टॉर्क के ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको घुमा रहे हैं। मतलब हमने इस डाइपोल को इस तरीके से घुमा दिया। यहां पे हमने ले लिया माइनस क्यू, यहां पे हमने ले लिया प्लस क्यू। और अब जो इसकी डायरेक्शन में ये डाइपोल मोमेंट हो गया अब, और अब ये जो एंगल है ये कितना ले लिया हमने, थीटा, ये थीटा 1 ले लेते हैं। जो फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन थी उसके लिए थीटा 1 ले लेते हैं, और जो सेकंड कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए थीटा 2 ले लेते हैं। मतलब हमने क्या किया, टॉर्क के ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको घुमा दिया। देखो जो टॉर्क था वो क्लॉकवाइज है ना, टॉर्क इज क्लॉकवाइज। हमने जो रोटेशन किया, रोटेशन कहां से कहां तक किया भाई, थीटा 1 से थीटा 2 तक किया। पहले थीटा 1 था, हमने थीटा 2 कर दिया। भाई आपको यहाँ पे 90 डिग्री लग रहा होगा, बट एक्चुअली कोई भी हो सकता है, 90 हो सकता है, लेसर देन 90 हो सकता है, इवन ग्रेटर देन 90 भी हो सकता है। सो हम सभी केस के लिए देख रहे हैं। तो भाई रोटेशन कैसा हो गया, देखो रोटेशन कैसा हो गया, ये इस टाइप का रोटेशन हो गया इधर का। सो भाई ये कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है भाई, ये याद रखना। ये ऐसे छोटे मोटे सवाल कई बार बुक सेट में भी आते बेटा, और बोर्ड एग्जाम में भी एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। अच्छा, अब मुझे अगर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, देखिएगा भाई डेल्टा यू इज इक्वल टू, हमने क्या देखा था अभी, माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब बेटा वर्क डन जो है वो हम F डॉट x से भी फाइंड करते थे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट F डॉट x। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे तो नेट फोर्स जीरो है, तो ये फॉर्मूला तो पिक्चर में नहीं आएगी। तो पिक्चर में कौन आएगा, टाउ डॉट थीटा, पढ़ा है ना 11th में, रोटेशनल वर्क डन। यहाँ पे हम वर्क डन फाइंड कर रहे हैं। देखो लीनियर वर्क डन तो जीरो है, क्यों लीनियर वर्क डन जीरो है, बिकॉज फोर्स जीरो है, लेकिन गोल घूम रहा है, तो गोल घूमने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे रोटेशनल वर्क डन होगा। और कितना होगा, टाउ डॉट थीटा से। क्या डायरेक्टली इसको लिख लूं, नहीं लिख सकता। क्यों बच्चा जी, यहाँ पे थीटा आ रहा है तो थीटा तो चेंज होगा, और टाउ की वैल्यू भी आपको पता है PE sin थीटा, यानी कि जो टॉर्क की जो वैल्यू है वो आपके थीटा पे डिपेंड है। अब अगर थीटा चेंज हो रहा है तो टॉर्क भी चेंज होगा, इसीलिए हम क्या कर देंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन। सो ये क्या हो जाएगा भाई, डेल्टा यू इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल माइनस ऑफ इंटीग्रेशन टाउ डॉट थीटा। अच्छा, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, हमने रोटेशन कहां से किया है, थीटा 1 से थीटा 2 तक, तो इंटीग्रेशन भी कहां से हो जाएगा, थीटा 1 से थीटा 2 तक। भाई यहां तक कोई प्रॉब्लम बच्चा लोग किसी को, ओके। अब भाई चलिए काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस, अच्छा यहाँ पे देखो, इसको तो करना ही करना है। अब यार अगर आपको याद हो तो जब हमने पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिंगल पॉइंट फाइंड किया था, सॉरी सिंगल पॉइंट तो जीरो होता है, जब हमने 2 चार्जेस के लिए फाइंड किया था, सो हमने इंफिनिटी पे पढ़ लिया था। हमने क्या लिया था कि एक चार्ज इंफिनिटी पे है, उसको यहाँ लाने में कितना वर्क डन होगा, और हमने इंफिनिटी की पोटेंशियल एनर्जी को जीरो ले लिया था। सेम थिंग हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। तो बच्चों अब इस जगह पे
हम एक प्योरली एजम्पशन करने वाले हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, हम प्योरली एक एजम्पशन, भाई आपके बुक में भी ये लाइन लिखी है, हियर वी एज्यूम दैट, यहाँ पे एक एजम्पशन किया जा रहा है। क्या, चल देखिए भाई ये फाइनल है, तो क्या मैं इसको θ2 बोल सकता हूँ? बिल्कुल। माइनस ये इनिशियल है, तो मैं इसको θ1 बोल सकता हूँ? बिल्कुल। ठीक है, एजम्पशन क्या है मैं आपको 2 मिनट बताता हूँ। माइनस θ1 से θ2 टाउ थीटा सॉरी भाई यहाँ पे डी थीटा हो जाएगा, बिकॉज आपका टॉर्क चेंज हो रहा है ना, जब भी चीज चेंज होती है तो हम स्मॉल सेक्शन लेते हैं, इसलिए यहाँ पे डी थीटा रहेगा। सो टाउ डी थीटा, और ये डॉट के बदले हम लिख लेते हैं कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब u θ2 माइनस u θ1, भाई दिख रहा है? यस दिख रहा है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ θ1 θ2। भाई टाउ की फॉर्मूला लिख लेते हैं, कहाँ गया? Pe sin थीटा, Pe sin थीटा। आगे क्या बचा? d थीटा cos थीटा। भाई यहां तक कोई प्रॉब्लम? अच्छा बच्चे लोग यहाँ पे ध्यान देना कि ये जो थीटा है हमने जो यहाँ पे लिया डी थीटा, बहुत ही स्मॉल लिया है। तो एक्चुअली हमको पता है कि अगर थीटा स्मॉल होगा, कहाँ लिखो, चलो यहाँ लिख लेता हूँ भाई, अगर थीटा स्मॉल होगा, हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, इंटीग्रेशन कब किया जाता है? जब हम छोटे छोटे सेक्शन लेते हैं। तो भाई अगर थीटा स्मॉल है तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर थीटा स्मॉल है तो cos थीटा 1, तो हम क्या करते हैं भाई, ये cos के बदले 1 रख देते हैं, इसका मतलब ये चीज यहाँ से निकल जाएगी। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो P और E दोनों कांस्टेंट है, वो तो चेंज हो ही नहीं रहे, उसको बाहर ले लेते हैं। सो u θ2 माइनस u θ1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस Pe इंटीग्रेशन θ1 θ2, क्या बचा? sin थीटा d थीटा। अब भाई हम सबको पता है कि sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? क्या होता है इसका इंटीग्रेशन? बताइए भाई। sin थीटा का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस cos थीटा। भाई हमने पहले भी तो किया हुआ ये चीज, sin थीटा का डिफरेंशिएशन करूं तो प्लस cos थीटा, लेकिन sin थीटा का इंटीग्रेशन करूं तो माइनस cos थीटा। याद रखना इसको। ओके, कहां से कहां तक? θ1 से θ2 तक। ओके, u θ2 माइनस u θ1 इज इक्वल टू माइनस Pe। अब अच्छा लोग मैं इस माइनस को बाहर ले लेता हूं, सो माइनस माइनस प्लस, इस माइनस को बाहर ले लिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अपर वैल्यू cos θ2 माइनस लोअर वैल्यू cos θ1। चलिए भाई, तो ये हो गया आपके फॉर्मूला का एंड। लेकिन यार इसका क्या करें? तो बच्चा लोग अब हम आ जाते हैं उस एजम्पशन पे। भाई जैसे पहले वाले केस में हमने एज्यूम किया हुआ था कि इंफिनिटी पे पोटेंशियल जीरो, इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, वो पूरा इमेजिनरी वर्क था, पूरा एजम्पशन था। सिमिलरली हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इन दोनों में से किसी एक को हम जीरो एज्यूम करने वाले हैं। बट देखो जीरो होता है कि नहीं होता, ये डिफरेंट थिंग है। यहाँ पे हम लोग इसको एज्यूम कर रहे हैं कि ये जीरो होगा, बिकॉज अगर मुझे फॉर अ सिंगल पॉइंट, अगर मुझे किसी सिंगल चीज के लिए पोटेंशियल चाहिए तो मुझे एजम्पशन लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम एज्यूम कर रहे हैं।
कि भाई क्या एज्यूम कर रहे हैं, लेट θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। भाई जो θ1 है उसको 90 डिग्री ले लिया और पोटेंशियल एनर्जी एट θ1 इज 0। भाई सीधी सी बात है ना, चलो अगर मैं यहाँ पे 0 लिख लूंगा तो cos 0 0 होता है, सॉरी cos 90 0 हो जाएगा। तो हमने क्या एज्यूम कर लिया, एक एजम्पशन कि भाई ये जो θ1 है वो 90 डिग्री है, दूसरा एजम्पशन कि भाई इस पोजीशन पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। एजम्पशन किया है हमने, एजम्पशन। ओके, तो बचा क्या, u θ2 इज इक्वल टू, यानी कि इसके बदले -0 कर दूं, इज इक्वल टू PE cos θ2 माइनस cos 90। भाई हमने ये θ1 के बदले 90 रख दिया, हमने एज्यूम किया ना। सो फाइनली क्या आंसर आ गया, पोटेंशियल एनर्जी फॉर θ2 इज इक्वल टू PE। भाई cos 90 क्या होता है, cos 90 0, तो क्या बचा cos θ2। तो भाई ये आ गई आपकी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल, जहां पे थीटा का मतलब क्या है, थीटा कांस्टेंट है। भाई देखो इसको जनरली मुझे लिखना हो, इन जनरल फॉर्म मुझे इसको लिखना हो तो कैसे लिखूंगा, जनरल फॉर्म, तो भाई u थीटा इज इक्वल टू PE cos थीटा, जहां पे थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड। इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो cos थीटा। भाई इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं P डॉट E, है ना, PE cos थीटा है, तो हमको पता है cos थीटा कब लिखते हैं, जब डॉट प्रोडक्ट होता है। तो भाई ये हो गया वेक्टर P डॉट वेक्टर E। समझ आया बच्चा लोग? भाई समराइज के लिए भाई हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड ले ली, यहाँ पे डाइपोल ले लिया -q +q, और ये इसकी डाइपोल मोमेंट ले ली। तो भाई डाइपोल मोमेंट कैसे दिया जाता था, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, जिस पे हम ये L और ये L लेते थे। फिर उसके बाद नेट फोर्स इज ऑलवेज 0, टाउ नेट PE sin थीटा, या तो फिर वेक्टर P क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर E, और दूसरा u थीटा मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट अ पर्टिकुलर मोमेंट जहां पे थीटा ये एंगल है, इज इक्वल टू PE cos थीटा, या तो फिर हम बोल सकते हैं वेक्टर P डॉट वेक्टर E। ठीक है बच्चा लोग, ये पूरा एक छोटा सा समराइज था। अब हमें ना 3 कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं जो इलेक्ट्रिकल फील्ड के समय हमने लिया था ना, मिनिमम टाउ नेट, मैक्सिमम टाउ नेट, कुछ वैसे ही कहानी यहाँ पे देखते हैं। बहुत ही छोटी और बहुत ही इजी है, कुछ खास नहीं है। देखिए, इफ थीटा इज इक्वल टू 90, भाई अगर थीटा को 90 ले लिया जाए तो क्या होगा, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड और ये हो जाएगा आपका डाइपोल -q +q, ये आपकी डाइपोल मोमेंट और ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो भाई इस केस में क्या होने वाला है, देखो हमको पता है कि भाई F नेट तो 0 ही रहने वाला है। टाउ नेट की बात की जाए तो देखो फॉर्मूला क्या होती है, PE sin थीटा, sin 90 यानी कि PE। तो भाई हमने पहले देखा था कि ये मैक्सिमम टॉर्क है, मैक्सिमम टॉर्क ऑन डाइपोल। अब हम वही चीज फाइंड कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अच्छा एक मिनट, हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम माइनस भी लगाएंगे। क्यों माइनस, भाई हमने क्या देखा था, टॉर्क इस डायरेक्शन में है एंड रोटेशन इस डायरेक्शन में, तो ऑपोजिट डायरेक्शन होने के कारण ये माइनस में रहेगा। एक हमने देखा था डेरिवेशन में माइनस माइनस कट गया था, बिल्कुल सही, 100% राइट। उसके बावजूद भी हम माइनस ले रहे हैं बिकॉज इन दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है। ओके, तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं 90 रखूंगा तो cos 90 ऑलवेज 0,
इसका मतलब आपकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी इस केस के लिए। अब एक सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं जहां पे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री ले लेते हैं। उस समय क्या होगा, ये आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड और ये हो जाएगा आपका डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू। तो डाइपोल मोमेंट भी इस डायरेक्शन में, सो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिकल फील्ड दोनों एक डायरेक्शन में है, इसका मतलब 0। तो इस समय नेट फोर्स तो 0 ही रहेगी। टाउ नेट भाई देखिए फॉर्मूला क्या है, पी साइन थीटा, यहाँ पे 0 रखो, एंगल 0 रख दो यहाँ पे, साइन 0। भाई साइन 0 क्या होता है, 0। इसका मतलब टाउ नेट भी आने वाला है आपका 0। तो बच्चा लोग आपको याद हो तो इस कंडीशन को हमने स्टेबल इक्विलिब्रियम कहा था। क्या कहा था, स्टेबल इक्विलिब्रियम। याद आया कुछ, फर्स्ट चैप्टर में इसके बारे में डिस्कस किया था हमने। अब अगर मैं बेटा पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, सो यहाँ पे cos थीटा के बदले cos 0 रखो, माइनस पीई cos 0। cos 0 क्या होता है, 1। सो ये क्या आ गया, माइनस पीई। भाई तो ये हमको दिखा रहा है कि अब जो पोटेंशियल एनर्जी वो कांस्टेंट हो गई। भाई देखो आपका डाइपोल मोमेंट कांस्टेंट, आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड कांस्टेंट। अब थीटा है ही नहीं, थीटा पे वो डिपेंड ही नहीं कर रहा, इसका मतलब आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो कांस्टेंट हो गई है। तो पोटेंशियल एनर्जी का कांस्टेंट हो जाना, इसी को तो हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो ये तीनों क्या दिखा रहे हैं हमको, इक्विलिब्रियम। लेकिन किस टाइप का इक्विलिब्रियम, तो इसे हम बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। भाई स्टेबल का मीनिंग फटाफट मैं आपको बता दूं कि अगर मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट करूंगा, थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। मैं इसे डिस्प्लेस करूंगा, ये अपनी जगह पे आ जाएगा। ऊपर क्या, नीचे आया, नीचे क्या, ऊपर आया, वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। उसी को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। प्लीज वेट। अब एक लास्ट और थर्ड कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं। जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा तब क्या होगा, भाई ये आ गई आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड और भाई थीटा 0 बोला गया, मतलब जो डाइपोल मोमेंट है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। मतलब अब जो आपका डाइपोल है वो कुछ ऐसा है, माइनस क्यू इधर प्लस क्यू इधर। डाइपोल मोमेंट कहां से कहां तक होती है, माइनस से पॉजिटिव, माइनस से पॉजिटिव। तो भाई इस केस में क्या हो जाएगा, नेट फोर्स तो 0 रहने वाला है। नेट टॉर्क की बात करूं तो भाई टॉर्क की फॉर्मूला क्या है, पी साइन 180। साइन 180 मतलब 0, मतलब टॉर्क भी क्या होने वाला है, 0। और भाई अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, सो पोटेंशियल एनर्जी में आप रखो Pe cos 180। तो cos 180 क्या होता है, -1। भाई ये तो पता है ना आपको, cos 0 + 1, cos 180 -1। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस Pe। अब बच्चा लोग अगर आपसे कोई पूछे कि भाई मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी बताओ डाइपोल के लिए, तो भाई ये हो जाएगी मिनिमम माइनस ऑफ Pe, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम। मतलब आप बोल सकते हो कि ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी और ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। लिख लो इसको, 0 के समय जब स्टेबल इक्विलिब्रियम था तो भाई आपका पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट तो हो गई, लेकिन वो कांस्टेंट कैसी थी, मिनिमम थी। कैसी थी, मिनिमम। इस समय भी आपकी पोटेंशियल एनर्जी एकदम कांस्टेंट है, एकदम फिक्स है, लेकिन मैक्सिमम है, प्लस है ना, तो प्लस मतलब ये हो गया मैक्सिमम। ठीक है भाई, याद रहेगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम है, चलो किसी को।
a dipole is rotated from the direction of electrical field to the direction opposite of electrical field, find potential energy। क्या बोल रहा है कि डाइपोल है जिसको इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन में से ऑपोजिट घुमाया, मतलब मान लो कि पहले आपकी डाइपोल कुछ ऐसी थी, पहले आपका डाइपोल ऐसा था, भाई ये आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड है, तो आपकी डाइपोल की पोटेंशियल भी इधर हो गई। अब क्या कहा जा रहा है, इसको घुमा दिया जा रहा है, घुमा दिया जा रहा है मतलब माइनस क्यू इधर आ गया, भाई पूरा इसको उठा के घुमा दिया। चौड़ाई 5 मीटर, लंबाई यूं 4 मीटर। वो उन्होंने किसका बनाया, चले 2 बनाया हो चलेगा। हाँ चलेगा सर। ओके, तो भाई इस समय थीटा 0 डिग्री, भाई थीटा मतलब क्या होता है, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिकल फील्ड के बीच का एंगल। सो ये आपका डाइपोल मोमेंट, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड, दोनों के बीच का एंगल 0। अब हमने क्या किया, डाइपोल मोमेंट उल्टा कर दिया, मतलब अब एंगल हो जाएगा 180। तो भाई कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको तो सिर्फ एक ही चीज फाइंड करनी है, फाइनल माइनस इनिशियल, 180 माइनस 0। ओके, अब क्या बोला जा रहा है, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड आल्सो वर्क डन, दोनों फाइंड करना है। ओके भाई, पोटेंशियल एनर्जी के अभी हमने क्या देखा था, इसके लिए फॉर्मूला लगा दो, इसके लिए फॉर्मूला लगा दो, म्यू थीटा माइनस पीई कॉस थीटा, कॉस थीटा के बदले में 180 लिख सकता हूं बिकॉज हम 180 के लिए फाइंड कर रहे हैं, माइनस पीई कॉस 0। भाई आप समझ आया ना, फॉर्मूला अभी हमने देखा माइनस पीई कॉस थीटा, तो एक बार 180 लगा दिया और एक बार 0 लगा दिया। सो भाई माइनस पीई कॉस 180 क्या होता है, -1, ये माइनस माइनस प्लस, पीई कॉस 0 क्या होता है, +1, ये भी माइनस माइनस +1, सो पीई प्लस पीई। तो लो भाई ये हो गया आपका ट्वाइस ऑफ पीई, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। क्या हो गया, ये पोटेंशियल एनर्जी, और इसी को तो बड़ा वर्क डन बोलते हैं। तो अब आप इसको पोटेंशियल एनर्जी बोलो, मींस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ऑब्वियसली यहाँ पे क्वेश्चन क्या होना चाहिए, फाइंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या तो वर्क डन। समझ आया चलो भाई, लगता है कुछ प्रॉब्लम है। U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन, याद आ रहा है कि नहीं भाई, याद आ रहा है आपको, माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो भाई हमने क्या किया है, वर्क डन ही तो फाइंड किया है, इसी को वर्क डन कहते हैं और इसी को चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को कहते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। दो नाम है, काम एक ही है, नाम दो है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या तो फिर वर्क डन। ओके, समझ आ रहा है? ओके, अच्छा बच्चे लोग, अब इस क्वेश्चन के ऊपर से एक चीज मैं आपको समझा दूं। देखो यहाँ पे तो वर्क डन बोला है, तो यहाँ पे तो हमने डायरेक्टली फाइंड कर लिया। अगर हमको कभी क्वेश्चन में बोला है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, भाई देखो नॉर्मली बोला जाता है तो नॉर्मली वो एक्सटर्नल एजेंट ही होता है। बाय डिफॉल्ट जो वर्क डन होता है वो एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू ही होता है। एक चीज यहाँ पे याद रखना, हमने स्टार्टिंग में देखा था u थीटा 2 माइनस u थीटा 1 इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, नेगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक
अगर आपको वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाए उस समय क्या करना है, ये माइनस को यहाँ ले आना है, मतलब ये हो जाएगा माइनस ऑफ यू थीटा 2 माइनस यू थीटा 1। ठीक है। अब अगर आपको कुछ भी नहीं बोला है, इसका मतलब बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो एक्सटर्नल एजेंट तो हमको पता है कि पॉजिटिव होता है ना, मतलब इसका उल्टा, तो ये हो जाएगा प्लस यू थीटा 2 माइनस यू थीटा 1। इतना याद रखो कि अगर क्वेश्चन में इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड यूज किया जाता है तो आपको माइनस लगा देना है आगे, और अगर नहीं किया जाता, सॉरी ये एक्सटर्नल है, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड का यूज नहीं किया जाता तो आपको प्लस करना है, याद रखना। इसको नोट डाउन कर लो, हाईलाइट करके कहीं पे नोट डाउन कर लो इसको। यहां तक कोई प्रॉब्लम? भाई क्वेश्चन 2 में आपको बोला गया है, ये आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ये इनिशियल कंडीशन में डाइपोल जो है ये 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है, ये क्या है, इनिशियल कंडीशन। अब फाइनल में क्या किया गया, इसको रोटेट कर दिया गया, और रोटेट करने के बाद ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, और भाई ये 60 डिग्री बोला जा रहा है। क्वेश्चन सेम है, फाइंड द वर्क डन, क्वेश्चन सेम है, वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो ये एक्सटर्नल एजेंट वाला u थीटा 2 माइनस u थीटा 1, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू u थीटा 2 माइनस u थीटा 1। u थीटा 2 फॉर्मूला माइनस pe cos थीटा 1, सॉरी 2, ये 2 है ना तो यहाँ पे 2 कर देते, माइनस pe cos थीटा 1। ठीक है भाई, अब थीटा पहचान, थीटा क्या होता है, पोटेंशियल, सॉरी मोमेंट और इलेक्ट्रिकल फील्ड के बीच का एंगल, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिकल फील्ड के बीच का एंगल। तो भाई इसका डाइपोल मोमेंट माइनस से प्लस, यानी कि कितना हो गया 60, इनिशियल का तो 60 हो गया। चलिए फाइनल के लिए कितना होगा, भाई देखो माइनस से प्लस, इसका डाइपोल इस डायरेक्शन में है, डाइपोल इस डायरेक्शन में, अब भाई इलेक्ट्रिकल फील्ड इस डायरेक्शन में, क्या हम 60 लेंगे? नहीं, हमने क्या देखा था, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिकल फील्ड के बीच का एंगल, मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड यूं है तो यहां से एंगल देखा जाएगा, पीछे से नहीं, मतलब ये एंगल नहीं होगा, एंगल हमेशा यहां से देखा जाएगा। क्यों यहां से? भाई इलेक्ट्रिकल फील्ड कौन से डायरेक्शन में है, ऐसे में है ना। हाँ, अगर यूं इलेक्ट्रिकल फील्ड होती फिर तो ये 60 हो जाता, बट इलेक्ट्रिकल फील्ड डायरेक्शन इस तरफ है, तो यहां से हम एंगल चेक करेंगे। अब भाई कैसे पता चलेगा, सिंपल मैथमेटिक्स है, देखो ये पूरा 180, ये पूरा 180 माइनस 60 120 हो गया, मतलब ये भी 60 हो गया, 180 माइनस 60 120 माइनस 60 ये 60 हो गया, और हमको तो ये टोटल एंगल देखना है यहां से यहां तक, तो 60 प्लस 60 कितना हो गया 120। सो यहां पे हम कर देंगे माइनस pe cos 120। समझ आ रहा है बच्चा लोग मैं क्या बोल रहा हूं? Students, are you getting better what I am saying? Yes, sir. Okay, let's move ahead. By minus be, अब ये cos 120 कितना होगा? सोचो सोचो सोचो, cos 120 कितना होता है? भाई बच्चा देखो, cos 120 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 180 माइनस 60। अब आप 10th में पढ़ चुके हो भाई, जो बायो लिए में इसलिए ये एकदम बेसिक चीज करवा रहा हूँ। हम पढ़ चुके हैं कि भाई 180 के लिए फंक्शन चेंज नहीं होता, तो ये हो जाएगा एक्चुअली cos 60, और 180 माइनस
सेकेंड, यानी कि ये हो जाएगा माइनस कॉस 60। भाई देखो ये मैथ्स वाले बच्चों ने बहुत अच्छे से सीख के रखा है। ये 0, ये 90, ये 180 एंड ये 270। मैं बहुत डिटेल में नहीं कराऊंगा, बहुत ही सिंपल चीज मैं आपको करवाने वाला हूँ। हम क्या कर रहे हैं बेटा, 180 माइनस कर रहे हैं, तो 180 इधर है, माइनस का मतलब पीछे की तरफ। अगर मैं प्लस करता तो मैं आगे जाता, प्लस करने पे एंटी क्लॉकवाइज जाना है, माइनस करने पे क्लॉकवाइज जाना है, मतलब पीछे जाना है। इसका मतलब हम कहाँ पे आ जाएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में। बायो वाले स्टूडेंट्स स्पेशली आपके लिए बता रहा हूँ, अलग अलग क्वाड्रेंट में अलग अलग फंक्शंस या तो पॉजिटिव होते हैं या तो नेगेटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे फंक्शंस पॉजिटिव, सारे के सारे। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव, ऑल एज DC। तो भाई देखो हमने क्या किया, 180 माइनस 60 किया, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, और साइन का इनवर्स कोसेक, तो साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सारे के सारे नेगेटिव, इसीलिए हमने माइनस ले लिया। बायो वाले स्टूडेंट्स प्लीज इसको ध्यान दे दो। तो भाई यहाँ पे हम क्या कर देंगे, अब माइनस cos 60 है, तो cos 60 कितना आता है, 1/2। तो PE cos 120 के बदले माइनस 1/2। इसको हटा देता हूं मैं, थोड़ा कंफ्यूजन ना हो इसीलिए। ओके, माइनस 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 प्लस PE cos 160 1/2 माइनस माइनस प्लस PE/2 प्लस PE/2, ये कितना हो गया, प्लस PE। तो भाई ये आ गया हमारा वर्क डन। अब अगर आपको मोमेंट की और इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू दी हो क्वेश्चन में, तो आप डायरेक्टली वैल्यू रखोगे, मल्टीप्लाई करोगे और आंसर आ जाएगा। समझ आ रहा है बच्चा लोग मैं क्या बोल रहा हूँ?